हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम कक्षा 9th की कार्यपत्रक नंबर 33 करेंगे। हमारा विषय है हिंदी। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 18 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। देखो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको अलंकारों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अलंकार क्या है, अलंकारों के भेद कौन कौन से होते हैं, और सबसे ज़्यादा आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे शब्दालंकार के बारे में। ठीक है, तो देखिए, मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है। सौंदर्य मतलब सुंदरता, मनुष्य को सुंदरता भाती है ना, अर्थात अधिकांश मनुष्य को सुंदरता आकर्षित करती है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान, आयु और लिंग के अनुसार सभी किसी न किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु, रचना की सुंदरता के कारण प्रभावित होते हैं। बच्चों, हम किस किस चीज़ों से प्रभावित होते हैं? विचारों से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से या किसी रचना की सुंदरता से हम प्रभावित होते हैं जो कि उन्हें अच्छी लगती है। मतलब सभी मनुष्यों को अच्छी लगती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु की सुंदरता दो कारणों से होती है। कौन कौन से दो कारण है? पहला कारण होता है बाहरी रूप, ठीक है, और दूसरा होता है आंतरिक सुंदरता। तो जो पहला कारण है बाहरी रूप है, एक होता है बाहरी रूप या सजावट और दूसरा होता है आंतरिक गुणों पर आधारित होती है। इसी तरह कोई रचना भी अपनी बाहरी रूप के कारण सुंदर होती है तो कोई अपने अर्थ या गुण के कारण सुंदर होती है। ठीक है बच्चों, जो किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की, किसी स्थान की जो सुंदरता होती है वो हम किस आधार पर मानते हैं? एक तो उसके बाहरी रूप रंग के आधार पर, ठीक है, और दूसरा मानते हैं उसके आंतरिक गुणों के आधार पर। ठीक है बच्चों, कवि या कलाकार अब सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक बुद्धिमान और कुशल होता है। कवि या कलाकार, बच्चों सामान्य मनुष्य से अधिक कुशल तो इन्हें माना ही जाता है ना, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य की सोच इतनी नहीं हो सकती है, वह काव्य में इतना नहीं सोच सकता जितना कि एक कवि सोच सकता है ना। एक सामान्य मनुष्य इतनी अच्छी कलाकृति नहीं बना सकता जितना कि एक कलाकार बना सकता है। तो इनमें कुछ कुशलताएं साधारण मनुष्यों से अधिक होती हैं। ठीक है, वह ऐसी रचनाएं करना चाहता है जो सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करे और लोग उसे पढ़ें। किसी रचना को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन ही वास्तव में अलंकार कहलाता है। बच्चों, ये लाइन आपको याद रखनी है। किसी सुंदरता को सुंदर बनाने और सजावट करने का तरीका या साधन ही वास्तव में क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अब देखो, अलंकार का यहाँ संधि विच्छेद करके भी बताया गया है। अलम धन कार, अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब हुआ करने वाला। तो अलम धन कार बराबर अलंकार। ठीक है, तो इससे अलंकार शब्द बना है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना या जेवर। बच्चों, ये आपको याद रखना है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण, गहना या जेवर। जिस प्रकार कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन गहना उसके शरीर की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्त्री को यहाँ पे श्रृंगार करके दिखाया गया है ना। उसी प्रकार अलंकार ऐसा साधन या तरीका है जो कविता की बनावट, शब्द, भाव और अर्थ की सुंदरता को बढ़ा देता है। तो बच्चों, जो अलंकार होते हैं वो क्या करते हैं? कविता की बनावट को सौंदर्य प्रदान करते हैं ना, शब्दों को, भावों को और अर्थ को, इन सब की सुंदरता को बढ़ा देते हैं अलंकार। ठीक है, अलंकार मतलब गहना, आभूषण या जेवर। तो हम जेवर तो नहीं पहनाएंगे, तो कैसे? हम शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से कविता में अलंकारिकता लाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार सोने, चांदी आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। कविता रचना के लिए अलंकार को भामह, केशव आदि विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। बच्चों, आपको इन कवियों के नाम याद रखने हैं, भामह और केशव। इन्होंने क्या कहा है कि अगर कविता की रचना की जाए तो उसमें अलंकार को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। जो रचनाकार होगा वह जाने या अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा ही। इनका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं वरन इनको गद्य में भी देखा जा सकता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसमें अलंकार के बारे में। अभी हमने अलंकार के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अलंकारों के भेद के बारे में। ठीक है,
देखिए अलंकार, यहाँ पर अलंकार के भेद या प्रकार भी बताए गए। कौन कौन से हैं? 3 हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। तो बच्चों हम आज की वर्कशीट में शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। शब्दालंकार के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, तो देखिए यह शब्द, पहले हम शब्दालंकार के बारे में जानते हैं। इसमें शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है? शब्दों के प्रयोग के कारण। ठीक है, शब्द प्रभावशाली शब्द, अलंकारिक शब्द, चमत्कारिक शब्द, अगर हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग अपने काव्य में, गद्य में करेंगे तो उससे क्या होता है, जो भी लेख है हमारा उसमें सौंदर्य उत्पन्न होता है। तो वो क्या कहा जाता है? वो शब्दालंकार का प्रभाव कहा जाता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो शब्दालंकार है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। शब्द धन अलंकार। इसमें कविता की सुंदरता शब्द पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? शब्द पर। अर्थात शब्द के बदलने पर अलंकार, सौंदर्य या चमत्कार नष्ट हो जाता है। जैसे किसी काव्य पंक्ति में पानी शब्द है तो उसके स्थान पर जल रख देने पर यदि सौंदर्य नष्ट हो जाए तो यह शब्दालंकार की पहचान है। ठीक है बच्चों, एक ही अर्थ है जल का भी और पानी का भी, लेकिन अगर दूसरा शब्द हमने प्रयोग कर दिया तो हो सकता है उस काव्य का सौंदर्य बदल जाए, है ना। तो ये क्या है? ये शब्दालंकार का ही प्रभाव है। शब्द के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ध्वनि और दूसरा होता है अर्थ। ठीक है, 2 रूप होते हैं। पहला है ध्वनि जो सुनाई पड़ता है और दूसरा है अर्थ जो समझ में आता है। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार बनता है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता, संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। बच्चों आप गाने सुनते हैं, जो आधुनिक युग के जितने भी गाने हैं उनमें क्या है? शब्दों का प्रयोग किया गया है चमत्कारिक रूप से। ठीक है, वो शब्द बहुत ही अर्थपूर्ण नहीं होते हैं लेकिन उनको चमत्कारिक रूप से, एक संगीतात्मक रूप से, लयात्मक रूप से गानों में प्रयोग किया गया है। तो ये सब क्या है? ये है शब्दालंकार का प्रभाव। ठीक है, शब्दालंकार का आधार क्या होता है बच्चों? वर्ण, शब्द या वाक्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें क्या? वर्ण का प्रभाव समझेंगे, है ना। यमक अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें शब्द का प्रभाव समझेंगे, और श्लेष अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें भी हम शब्द का पढ़ेंगे। ठीक है, और वाक्य का भी प्रभाव हम इसमें शब्दालंकार में देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें बताया गया है, पहले हम तीनों अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों, अनुप्रास अलंकार। तो देखिए अनुप्रास शब्द अनुधन प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है बाद में तथा प्रास का अर्थ होता है निकट, अर्थात किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना। इस लाइन को आपको याद रखना है। अनुप्रास का मतलब होता है किसी वर्ण को बार बार एक के बाद एक रखना। क्या कहलाता है? अनुप्रास कहलाता है। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति दोहराई जाती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे उदाहरण देखिए, इसमें आपको जितने भी उदाहरण आएंगे इसमें उन्हें सभी को बहुत ध्यान से समझना है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक संचिव सुमंत्र बुलाए। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों पंक्तियों में माँ और स वर्ण की आवृत्ति हुई है। माँ, मुदित, महीपति, मंदिर, है ना। और जो दूसरी पंक्ति है उसमें सेवक, सचिव, सुमंत्र, तो इसमें क्या है? इसमें माँ की आवृत्ति हो रही है और इसमें स की आवृत्ति हो रही है। तो देखिए पहले पद में म वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में स वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस आवृत्ति से संगीतात्मकता आ गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब दूसरा है इसमें यमक अलंकार। तो देखिए यमक अलंकार क्या है? जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों। ठीक है, एक ही पंक्ति में एक शब्द का 2 बार प्रयोग हो लेकिन दोनों के अर्थ अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण को बहुत ध्यान से समझिएगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय नर वा पाए बोराय। बच्चों एक कनक का मतलब होता है धतूरा। ठीक है, पहले शब्द का अर्थ होता है धतूरा, देखिए इसमें बताया भी गया है, और दूसरे का अर्थ होता है सोना।
ठीक है। तो कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, और जा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। अगर किसी ने धतूरा खा लिया तो वो भी बौरा जाता है, और ज़्यादा सोना लिमिट से ज़्यादा मिल जाता है तो वो भी बौरा जाता है। तो यहाँ कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, जिसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है स्वर्ण। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यमक और अनुप्रास अलंकार समझ में आ गए होंगे। अब इसमें तीसरा दिया है श्लेष अलंकार, ठीक है। देखिए, श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। जहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिनका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकले, ये लाइन आपको याद रखनी है, एक से अधिक अर्थ निकलता हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में अनेक अर्थों वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका मतलब यहाँ पानी अनेकार्थक शब्द है, मतलब पानी तो एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं। इसके 3 अर्थ होते हैं, कांति, सम्मान और जल। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने पास कांति रखिए, सम्मान रखिए और जल रखिए, जिसका प्रयोग मोती की चमक, व्यक्ति के सम्मान और आटे के पानी के लिए हुआ है, ठीक है। जो पहला वाला जो पानी शब्द है इसका प्रयोग किस लिए हुआ है, मोती की चमक के लिए हुआ है, और दूसरा जो पानी शब्द है इसका प्रयोग व्यक्ति के सम्मान के लिए हुआ है, और जो तीसरा पानी शब्द है इसका आटे में जो पानी लगाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में शब्दालंकार के जो प्रकार बताए गए वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, इसमें प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों। तो पहली पंक्ति है, जन रंजन मंजन दनुज मनुज सुर भूप, रूप सुर भूप, ठीक है। इसमें 6 पंक्तियां हैं, तो मैं आपको 6 पंक्तियों में बताऊंगी कि इसमें कौन सा अलंकार है और इस अलंकार का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया है। तो देखिए, पहली पंक्ति पढ़ते हैं पहले, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। तो बच्चों इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और क्यों है, क्योंकि इसमें न, ज तथा र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। देखो इसमें कौन कौन से वर्ण बताएं, न। तो देखिए यहाँ पर पहले शब्द में ना है, फिर दूसरे में ना है, फिर तीसरे में ना है, चौथे में भी ना है, 5वें में भी ना है, ठीक है। तो इस तरह से न वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसके बाद देखिए ज, तो ज वर्ण की आवृत्ति पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है और 5वें में भी है, ठीक है। इसके बाद है र वर्ण, र वर्ण यहाँ पे देखिए दूसरे में है। इसके बाद ये र का प्रयोग यहाँ किया गया है, यहाँ है। तो ये क्या है, इसमें हमने देखा न, ज और र तीनों की वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा पंक्ति इसमें पूछी गई है आपसे, माया महाठगनी हम जानी, तरहुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बाणी, ठीक है। माया महाठगनी हम जानी। तो बच्चों देखो इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। यहाँ पर तरगुण शब्द के 2 अर्थ हैं, इसमें तरगुण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है 3 गुण, अर्थात सत, रज और तम। बच्चों व्यक्ति के 3 गुण होते हैं व्यक्ति के, ठीक है, सत, रज और तम। दूसरा अर्थ होता है 3 धागों वाली रस्सी, 3 धागों वाली रस्सी। तो यहाँ पे जो तरगुण शब्द है इसके पहला अर्थ तो ये निकलता है सत, रज और तम, और दूसरा अर्थ निकलता है 3 धागों वाली रस्सी इस तरगुण शब्द का। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो बच्चों इस अलंकार में फिर से अनुप्रास अलंकार है। आप पहचान खुद भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोक देख सकते हैं आप कि कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो देखिए यहाँ पर म और ख, इसमें आई थिंक म दिख नहीं रहा है, म तथा ख वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है ना। आप वीडियो में देखिए, म की आवृत्ति हुई है और ख वर्ण की है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, म, ठीक है। और ख की भी हुई है, माखन, ख और खायो। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ, ठीक है। अब 4th है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का
घमंड घटा, तो इसमें बच्चों यमक अलंकार है। यहाँ घटा शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है और दोनों घटा का अर्थ होता है अलग अलग। ठीक है, दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है। अब अलग अलग कैसे है? पहली घटा का मतलब हुआ बादल और दूसरी घटा का मतलब होता है घटना, मतलब कम होना। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, जो बादल है उसका घमंड कम हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ बच्चों? यमक अलंकार है। ये घटा और ये घटा, दोनों का अर्थ, पहली घटा का क्या अर्थ है? बादल, और दूसरी घटा का अर्थ है घटना या कम हो जाना। अब 5th है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में यमक अलंकार है क्योंकि इसमें बेर शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है और दोनों बेर का अर्थ अलग अलग है। क्या अर्थ है? पहले बेर का अर्थ देखिए, पहले बेर का अर्थ है दिन में 3 बेर, 3 बार खाने से, है ना, दिन में 3 बार खाने से ना। जो ग्रामीण भाषा होती है वहाँ बोलते हैं 3 बेर खाया। 3 बेर का मतलब हुआ 3 बार, 3 टाइम्स, 3 बार खाया। ठीक है, दिन में 3 बार खाने से है। और 3 बेर खाती थी, जो दूसरा 3 बेर है उसका बेर का मतलब होता है फल। ठीक है बच्चों, तो पहले वाले बेर का मतलब क्या हुआ? 3 बार खाने से है, और दूसरे वाले बेर का मतलब हुआ फल। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। एक ये बेर है और एक इसमें 2 बार बेर का प्रयोग किया गया है। 6th पंक्ति है इसकी, रघुपति राघव राजा राम। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर र तथा घ वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है। बच्चों आप इसे पहचान कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर रा की, यहाँ रा और यहाँ पर रा, यहाँ रा, मतलब रा की जो आवृत्ति है वो 4 बार हुई है ना। 4 से मतलब नहीं है हमें 1 से ज़्यादा, है ना। कई बार जहाँ होती है किसी भी वर्ण की आवृत्ति, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और घ की भी आवृत्ति हुई है, रघुपति में घ है, राघव में घ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है बच्चों, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट और आज के वर्कशीट में पूछी गई सभी पंक्तियों के अलंकार और उनके कारण सहित समझ में आए होंगे। बच्चों अगर पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ बच्चों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे चैनल पर हिंदी, इंग्लिश और SST की आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और अगर आप किसी बैक वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बच्चों मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।